ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1151, सम्राट वेलगोथ का निर्णय। अज़रागोथ दुनिया में सम्राट वेलगोथ चमकती हुई वेदी के सामने एक सम्मानजनक भाव के साथ खड़े थे। क्रिथोरियन को देख रहे थे, जिसके चौकोर आकार के चेहरे पर एक उदासीन भाव था। मैं देखता हूँ तुमने अच्छा काम किया। एक बार जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो तुम सभी यहाँ वापस आ सकते हो, क्रिथोरियन ने कहा और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। कुछ दिनों में कोई वहां पहुंच जाएगा। याद रखना, सुनिश्चित करना कि वह आदमी भाग न जाए और तब तक जीवित रहे जब तक कि हमारी तरफ से कोई न आ जाए। मैं समझता हूँ, सम्राट वेलगोथ ने सिर हिलाते हुए सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वेलगोथ को सिर हिलाते हुए देखकर क्रिथोरियन ने और कुछ नहीं कहा और उसकी छवि वेदी के ऊपर से गायब हो गई। जब क्रिथोरियन की छवि गायब हो गई और वेदी ने काम करना बंद कर दिया तो वेलगोथ की सम्मानजनक अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक व्यंग्य ने ले ली। वह मुड़ा और अपने चेहरे पर एक ठंडी नज़र के साथ कमरे से बाहर चला गया। वे वास्तव में सोचते हैं कि हम उनके मोहरे हैं, जिनका वे जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, वेलगोथ ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक निर्दयी रोशनी चमक रही थी। वे उसे जीवित चाहते हैं, है न? आइए देखें कि यहाँ आने के बाद जब वे उसकी ठंडी लाश पाते हैं तो वे कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। अपने पिता वोथारियन से बात करने के बाद सम्राट वेलगोथ को वेदी के माध्यम से दूसरे पक्ष से संपर्क करने में बहुत सफलता की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वोथारियन ने उसे बताया था कि उसके दादा ने अतीत में इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। वेलगोथ ने केवल अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए वेदी की कोशिश की थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वेदी दूसरे पक्ष से सफलतापूर्वक जुड़ गई थी। हालांकि क्राइथोरियन से बात करने के बाद राहत महसूस करने के बजाय वेलगोथ को ठंडा गुस्सा महसूस हुआ। हालांकि उनकी बातचीत छोटी थी, लेकिन क्राइथोरियन ने जो बातें कही थीं उनसे कई बातें सामने आईं। वेलगोथ को यह स्पष्ट हो गया कि जब उसके दादा ने सालों पहले उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी तो किसी ने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही वेदी की परवाह करना बंद कर दिया था। वेदी ही दूसरे पक्ष के साथ संवाद का उनका एकमात्र साधन था, और अब वह केवल इसलिए संपर्क कर पा रहा था क्योंकि क्रिथोरियन के पक्ष को हाल ही में इवान के बारे में कुछ पता चला था और उन्होंने फिर से वेदी की निगरानी के लिए किसी को तैनात करने का फैसला किया था। क्रिथोरियन ने इनमें से किसी भी बात का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया था, लेकिन उनकी बातचीत के दौरान उसने गलती से कहा था, यह अच्छी बात है कि हमने इस वेदी पर फिर से नज़र रखने के लिए किसी को यहाँ रखा है, अन्यथा हम इस जानकारी से चूक जाते। हालांकि यह सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन वेलगोथ को यह हथौड़े के प्रहार जैसा लगा और उसे याद आया कि उसके पिता ने उससे पहले क्या कहा था। हम उनकी नज़र में सिर्फ मोहरे हैं। क्रिथोरियन के एक वाक्य से सम्राट वेलगोथ को एहसास हुआ कि वह उनसे सफलतापूर्वक संपर्क करने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उन्होंने हाल ही में किसी कारण से एक बार फिर वेदी पर ध्यान देना शुरू किया था। अगर उन्हें इवान के बारे में खबर नहीं मिली होती तो वे वेदी पर कोई ध्यान नहीं देते, जो कि वेलगोथ के लिए उनसे संवाद करने का एकमात्र साधन था। हालांकि वेलगोथ ने क्राइथोरियन के साथ बातचीत के दौरान अपना बाहरी सम्मानजनक रूप बनाए रखा, लेकिन अंदर से उसने पहले ही अपनी योजनाओं को अंजाम देने का मन बना लिया था। क्राइथोरियन के अनुसार यहाँ तक पहुँचने के लिए एक अंतरिक्ष चैनल खोलने में कुछ दिन लगेंगे। मुझे तेजी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सम्राट वेलगोथ ने उस कमरे में पहुँचते ही बड़बड़ाया जहाँ विश्वमार्ग स्थित था। वहां पहुंचने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और उसने जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी वह चमक उठी। अगले ही पल हजारों गहरे नीले रंग के सार पत्थर वेदी पर दिखाई दिए जहां विश्वमार्ग था। ये सार पत्थर तीव्र ऊर्जा से भरे हुए थे और जिस क्षण वे दिखाई दिए, कमरे के भीतर ऊर्जा घनत्व बढ़ गया, जो सार धुंध में बदल गया। उच्च स्तरीय सार पत्थरों के विपरीत ये पत्थर आकार में छोटे थे, लेकिन उनके भीतर की ऊर्जा तरल में संघनित हो गई थी, जो सार के अत्यधिक केंद्रित रूप में बदल गई थी। ये पूर्ण स्तरीय सार पत्थर थे जो अज़रागोथ दुनिया में भी अत्यंत दुर्लभ थे। आमतौर पर सम्राट वेलगोथ उनका उपयोग करने में अनिच्छुक होते, क्योंकि वे अत्यधिक मूल्यवान थे, यहाँ तक कि उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी जो रैंक 5 को रिवॉल्वर है। लेकिन इस समय वेलगोथ ने संकोच नहीं किया और बिना किसी आरक्षण के उनका उपयोग किया। एक बार जब पूर्ण स्तर के सार पत्थरों ने वेदी को छुआ तो विश्वमार्ग लालच से उनकी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया और इसके भीतर स्थानिक अशांति स्थिर होने लगी। वेलगोथ ने बिना कुछ बोले एक भावहीन भाव से सब कुछ देखा। 3 घंटे बाद उसने अचानक कुछ महसूस किया और दूर की ओर देखा। उसकी नज़र महल की दीवारों को भेदती हुई निथोर और ओथेरिक पर पड़ी, जो अभी अभी लौटे थे। वेलगोथ के प्रेत ने निथोर और ओथेरिक को उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में भेज दिया था जिसका इस्तेमाल उन्होंने इवान के स्थान पर जाने के लिए किया था, लेकिन वह गायब हो गया क्योंकि वहां कोई तत्काल खतरा नहीं था। एक बार जब सम्राट वेलगोथ का प्रेत गायब हो गया तो दोनों ने साम्राज्य में लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया।
वापस आने के बाद निथोर और ओथेरिक अभी भी अस्त व्यस्त अवस्था में थे, लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, सम्राट वेलगोथ की आवाज़ उनके दिमाग में गूंज उठी। तैयारी करो, हम 3 दिनों में विश्व मार्ग का उपयोग करेंगे। सम्राट वेलगोथ की आवाज़ सुनकर निथोर और ओथेरिक दोनों चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वे अपने सवाल उठा पाते, उन्हें लगा कि वेलगोथ की उपस्थिति गायब हो गई है। वे एक दूसरे को आश्चर्य से आंखें फाड़कर देखते रहे, लेकिन जल्द ही उनके हाव भाव गंभीर हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण सम्राट वेलगोथ ने ये निर्णय लिया। मैं नागरिकों को निकालने का काम संभाल लूंगा, तुम साम्राज्य की सीमाओं पर तैनात बलों का ख्याल रखना, ओथेरिक ने तुरंत कहा, बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ गया। निथोर ने भी समय बर्बाद नहीं किया और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करते हुए वह जल्दी से साम्राज्य की सीमा पर लौट आया, जहां वह ओथेरिक के बुलाने से पहले तैनात था। सम्राट वेलगोथ ने अपना ध्यान वापस विश्वमार्ग पर लगाने से पहले एक पल के लिए उन दोनों को देखा। इस तरह पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए और विश्वमार्ग पूरी तरह से स्थिर हो गया। ये देखकर कि विश्वमार्ग स्थिर हो गया था, सम्राट वेलगोथ की आंखों में एक जटिल भावना चमक उठी, लेकिन अंत में उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चयी भाव दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग से एक फुटबॉल के आकार की गोल आकार की वस्तु निकाली। गोल वस्तु की सतह का 70% भाग गहरे बैंगनी रंग का था, जबकि शेष 30% भाग गहरे काले रंग का था। वस्तु को बाहर निकालने के बाद सम्राट वेलगोथ ने एक गहरी सांस ली और उसमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इंजेक्शन लगाया। जैसे ही सम्राट वेलगोथ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को गोल वस्तु में इंजेक्ट किया, वह हिल गई और अचानक बैंगनी रंग से रंगे क्षेत्र पर काला रंग छाने लगा। कुछ ही मिनटों में काले रंग ने वस्तु की सतह के 50% हिस्से को कवर कर लिया, जो बैंगनी क्षेत्र के आकार से मेल खाता था। सम्राट वेलगोथ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वस्तु में इंजेक्ट करना बंद कर दिया जब दोनों रंगों ने सतह के बराबर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और जिस क्षण उन्होंने रोका, दूर से एक भयानक काली आभा उभरी और पूरे अजरागोथ विश्व को घेरने लगी। अध्याय 1152 सीमा तक पहुंचना भाग 1। सम्राट वेलगोथ द्वारा गोल फुटबॉल के आकार की वस्तु का उपयोग करने के बाद जो भयानक काली आभा उठी, वह वही आभा थी जिसे इवान और मोर ज़ारक ने मध्य स्तर रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर का सामना करने से पहले दुनिया को घेरते हुए देखा था। जैसे ही भयानक आभा बढ़ी, पूरा एल्ड्रांथिया साम्राज्य अराजकता में गिर गया, लेकिन पिछले 2 दिनों के दौरान सम्राट वेलगोथ ने पहले से ही सभी आवश्यक तैयारियां कर ली थीं। ओथेरिक और हजारों सैनिकों ने तुरंत नागरिकों को आश्वस्त किया कि कुछ भी गलत नहीं था और उन्हें विशालकाय राक्षस की खोपड़ी के ऊपर स्थित महल की ओर व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने का आदेश दिया। जब एल्ड्रांथिया साम्राज्य के करोड़ों लोग लाल महल की ओर बढ़ रहे थे, सम्राट वेलगोथ ने अंतरिक्ष मार्ग को देखा और वेदी पर अपना हाथ दबाया जहां मार्ग स्थित था। जैसे ही उसने वेदी पर अपना हाथ दबाया, वह तीव्रता से चमकने लगी और कुछ ही सेकंड में विश्व मार्ग का आकार 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा से बढ़कर लगभग 100 मीटर चौड़ा और 100 मीटर ऊंचा हो गया। ये देखकर कि मार्ग अभी भी स्थिर था, सम्राट वेलगोथ ने राहत की सांस ली और अंत में दूर की ओर देखा, जहां गहरा काला आभामंडल बढ़ रहा था। सब कुछ हो गया है, अब बस एक ही काम बचा है कि उस आदमी को मार दिया जाए और जब वे यहाँ आए तो उन कमीनों को सरप्राइज दिया जाए, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अचानक उसके चारों ओर की रोशनी विकृत हो गई और काले धुएं में लिपटा एक आदमी मोर ज़ारक को ढंकने वाले धुएं के समान सम्राट वेलगोथ के पीछे दिखाई दिया, सम्मानपूर्वक घुटने टेकते हुए। सम्राट वेलगोथ ने अपने पीछे खड़े आदमी की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, स्थिति कैसी है? सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। साम्राज्य की रक्षा संरचना पूरी क्षमता से काम कर रही है और अपनी ऊर्जा भंडार के साथ उन एल्ड्रिच हॉरर्स को साम्राज्य में घुसने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। सम्राट वेलगोथ की कमान के तहत पहले जनरल मोरवेल ने सम्मानजनक लहजे में जवाब दिया। सीमाओं पर तैनात सभी सैनिक एक व्यवस्थित तरीके से पीछे हट रहे हैं और कल के अंत तक साम्राज्य में वापस आ जाने चाहिए। सम्राट वेलगोथ ने मोरवेल की रिपोर्ट पर सिर हिलाया और ठंडे स्वर में बोला, एक बार जब सभी वापस आ जाएं, तो हमारे सबसे बेहतरीन सैनिकों का चयन करें। जाने से पहले हमें किसी का ख्याल रखना होगा। मोरवेल को आश्चर्य हुआ जब उसने सम्राट वेलगोथ के शब्द सुने और उत्सुकता से पूछा, महाराज, क्या आप उस आक्रमणकारी की बात कर रहे हैं? सम्राट वेलगोथ ने सिर हिलाया। कोई है जो उसे जीवित रखना चाहता है और मैं नहीं चाहता कि वे सफल हों। कोई उसे जीवित रखना चाहता है और वह नहीं चाहता कि वे सफल हों। सम्राट वेलगोथ के शब्दों से मोरवेल हैरान था, लेकिन फिर उसे कुछ पुराने रिकॉर्ड याद आ गए जो उसने पढ़े थे। उन रिकॉर्ड के अनुसार अजरागोथ दुनिया में रहने वाले लोग मूल रूप से मूल ब्रह्मांड से थे, लेकिन एक कार्य के कारण उन्हें यहाँ रहने के लिए भेजा गया था। तब से सैकड़ों हजार साल हो चुके थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि उन्हें यहाँ क्यों भेजा गया था या उन्हें किसने भेजा था। सम्राट वेलगोथ के शब्दों और हाल ही में किए गए कार्यों से उसे लगने लगा कि सब कुछ इवान से संबंधित हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें यहाँ इसलिए भेजा गया हो आक्रमणकारी, और जिस व्यक्ति ने हमें यहाँ भेजा है वह उसे जीवित रखना चाहता है?
लेकिन महामहिम उन्हें सफल नहीं होने देना चाहते। मोरवेल का दिमाग तेजी से चल रहा था, लेकिन उसने जल्दी ही इस बारे में सोचना बंद कर दिया, ये तय करते हुए कि ये मामले उसके लिए चिंता का विषय नहीं थे। वह सम्राट वेलगोथ का एक वफादार अनुयायी था और चूंकि सम्राट ने अपना मन बना लिया था, मोरवेल बिना किसी सवाल के उसके आदेशों का पालन करेगा। महामहिम, मैंने सुना है कि आक्रमणकारी जब यहाँ आया था तो वह रैंक 2 कोर रिवॉल्वर था और हाल ही में रैंक 3 तक पहुंच गया है। क्या हमें उसे मारने के लिए वास्तव में इतने सारे सैनिकों को अपने साथ ले जाने की जरूरत है? मैं वहां जाकर उसे खुद मार सकता हूं, मोरवेल ने एक पल सोचने के बाद सुझाव दिया। वह एक मध्यम स्तर का रैंक 4 कोर रिवॉल्वर था और रैंक 4 के शिखर तक पहुंचने के करीब था। इसके अलावा उसकी विशेषता हत्या करना था, इसलिए हालांकि उसने इवान के बारे में कई अपमानजनक बातें सुनी थीं, लेकिन उसे विश्वास था कि वह बिना किसी परेशानी के उसकी हत्या कर सकता है। सम्राट वेलगोथ जानता था कि मोरवेल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और अगर वह एक सामान्य रैंक 3 कोर रिवॉल्वर होता तो उसे कोई संदेह नहीं होता कि मोरवेल उसे मार सकता है। लेकिन जब इवान की बात आई और उसे याद आया कि कैसे उसने उथेरिक और निथोर को शून्य क्षेत्र में फंसाया था, तो सम्राट वेलगोथ ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका ख्याल रखूंगा। आपको बस ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उसके अधीन काले राक्षस लड़ाई में हस्तक्षेप न करें। मोरवेल ने अपने शरीर को ढंकने वाले काले धुएं के पीछे भौहें सिकुड़ी, इवान के छाया मरे के बारे में सुनी गई बातों को याद करते हुए। पिछले 2 दिनों में उसने निथोर और उथेरिक के साथ संवाद किया था और जानता था कि छाया मरे कितने खतरनाक थे, खासकर उनके बीच समान रूप से नुकसान को विभाजित करने की क्षमता। यदि वह उथेरिक और निथोर द्वारा बताए गए कंकालों सहित सभी छाया मरे हुए लोगों को रोकना चाहता था, तो उसे लगा कि उसे 2 लाख से अधिक एल्ड्रिच प्राणियों की सेना की आवश्यकता होगी। सामान्य परिस्थितियों में एक दिन में इतनी सेना इकट्ठा करना आसान होगा, लेकिन वर्तमान में उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अज़रागोथ दुनिया से सभी को निकालना है। यह एक आसान काम नहीं था। हालांकि यह मुश्किल होगा, फिर भी मोरवेल ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मैं कल सुबह तक हमारे सबसे अच्छे सैनिकों को इकट्ठा करूंगा। अच्छा, सम्राट वेलगोथ ने मोरवेल की प्रतिक्रिया पर सिर हिलाया और उसे विदा करते हुए अपना हाथ हिलाया। मोरवेल के चले जाने के बाद सम्राट वेलगोथ ने अपने हाथ में फुटबॉल के आकार की गोल वस्तु को देखा और आह भरी। अगर ये तथ्य न होता कि मैं अज़रागोथ दुनिया को बिना उस पर अपना नियंत्रण खोए नहीं छोड़ सकता, तो मैं इस दुनिया का नियंत्रण उस कमीने को कभी नहीं देता। सम्राट वेलगोथ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, इस दुनिया का आधा नियंत्रण उसे देना इतनी बुरी बात नहीं है। अगर संयोग से वे लोग मेरे कार्य को पूरा करने से पहले अंतरिक्ष चैनल खोल देते हैं, तो मैं बस ये दावा कर सकता हूं कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कारण एल्ड्रिच हॉरर्स का संकट है। अध्याय 1153 सीमा तक पहुंचना, भाग 2। सभी एल्ड्रिच हॉरर्स को मारने और मध्य स्तर रैंक 4 हॉरर पर जीवन चुराने की क्षमता का उपयोग करने के बाद इवान एल्ड्रांथिया साम्राज्य की ओर उड़ गया। उसकी नज़र दूर की काली आभा पर टिकी हुई थी जो लगातार बढ़ रही थी। उसका दाहिना हाथ, जो एल्ड्रिच हॉरर के साथ लड़ाई के दौरान पहले पूरी तरह से विकृत हो गया था, एक फीकी हरी रोशनी से चमक रहा था और उपचार औषधि और उसके पुनर्जनन कौशल के प्रभाव में ये नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सामान्य हो रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, इवान इस भावना से मुक्त नहीं हो सका कि एल्ड्रिच हॉरर के साथ कुछ गड़बड़ है, जिसकी आभा तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही थी। वह जानता था कि एल्ड्रिच हॉरर अपनी आभा को लाखों किलोमीटर दूर छोड़ रहा था, फिर भी किसी कारण से यह अभी भी इसे पूरी दुनिया में फैलाने में सक्षम था, जैसे कि दुनिया खुद उसकी मदद कर रही हो। क्या ये हो सकता है कि यह एल्ड्रिच हॉरर सम्राट वेलगोथ के समान हो और यह भी उसकी तरह दुनिया के एक हिस्से को नियंत्रित कर सकता है? इवान ने संकुचित आंखों से सोचा, उसे लगा कि यह संभव है। उसने मोर ज़ारक की ओर देखा, जो उसके बगल में एक अनुपस्थित भाव के साथ उड़ रहा था, और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कि सम्राट वेलगोथ ने अज़रागोथ दुनिया के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया था? इवान की आवाज़ सुनकर मोर ज़ारक अपने विचारों से बाहर आया और एक जटिल भाव के साथ उसकी ओर देखा। फिर भी उसे यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उसके सामने रैंक 3 कोर रिवॉल्वर ने एक मध्यम स्तर के रैंक 4 हॉरर को मार दिया था। उसने अपनी अशांत भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, मैंने अपने पिता से कुछ बातें सुनी हैं। उनके अनुसार सम्राट वेलगोथ ने अज़रागोथ दुनिया के मूल को परिष्कृत किया, जिससे उन्हें यहाँ की अधिकांश चीज़ों को नियंत्रित करने की अनुमति मिली। हालांकि दुनिया के बाहरी क्षेत्रों में घनी एल्ड्रिच ऊर्जा के कारण अज़रागोथ दुनिया का लगभग 30% हिस्सा इससे दूषित है, जिससे सम्राट वेलगोथ के लिए उस क्षेत्र को नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। इवान ने मोर ज़ारक के शब्दों पर भौहें सिकुड़ी, उसकी नज़र दूर की काली आभा पर लौट आई। क्या इसका मतलब यह है कि 30% दूषित विश्व पूरी तरह से एल्ड्रिच हॉरर के नियंत्रण में है, ठीक उसी तरह जैसे 70% सम्राट वेलगोथ के नियंत्रण में है? यही तो मेरे पिता ने मुझे बताया था। मोर ज़ारक ने सिर हिलाया। इवान की भौहें तब और गहरी हो गईं जब उसने मोर ज़ारक को पुष्टि में सिर हिलाते देखा।
अगर मोर जारक ने जो कहा वह सच था, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही कारण था कि एल्ड्रिच हॉरर पूरी दुनिया में अपनी आभा क्यों फैला पाया। अज़रागोथ दुनिया पर इसका नियंत्रण शुरुआती 30% से ज्यादा बढ़ रहा है। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि दुनिया पर इसका नियंत्रण अचानक कैसे बढ़ गया। उसने कई संभावनाओं के बारे में सोचा और अचानक याद आया कि कैसे सम्राट वेलगोथ का प्रेत उनकी लड़ाई के दौरान अचानक भाग गया था। मोर जारक ने मुझे बताया कि सम्राट वेलगोथ दुनिया के रास्ते से इस दुनिया को छोड़ने की योजना बना रहा है। अब जबकि दुनिया पर एल्ड्रिच हॉरर का नियंत्रण अचानक बढ़ रहा है, तो क्या ये हो सकता है कि सम्राट वेलगोथ जाने के लिए तैयार है और मेरे लिए समस्याएं पैदा करने के लिए जानबूझकर दुनिया पर अपना नियंत्रण कम कर रहा है। इवान ने सोचा और उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। उसे तत्काल आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली और अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ अनुमान है, शायद असली वजह कुछ और है। उसने खुद को सांत्वना दी और अपनी गति बढ़ा दी, किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना को रोकने के लिए जितनी जल्दी हो सके एल्ड्रांथिया साम्राज्य तक पहुंचना चाहता था। जैसे जैसे इवान आगे बढ़ा, उसे एल्ड्रिच हॉरर्स के कुछ और समूह मिले, लेकिन मध्य स्तर रैंक 4 के समूह के विपरीत ये समूह बहुत छोटे थे और वह आसानी से उनसे बच गया। ऐसा लगता है कि एल्ड्रिच हॉरर दुनिया पर अपने नियंत्रण का उपयोग करके एल्ड्रिच हॉरर्स के समूहों को एल्ड्रांथिया साम्राज्य की ओर तेज गति से भेज रहा है। इवान ने खुद से सोचा, क्योंकि वह एल्ड्रिच हॉरर्स के दूसरे समूह से बच रहा था। 3 घंटे बाद इवान अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो गया था और रैंक 4 एल्ड्रिच के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान उसने जो ऊर्जा खर्च की थी, उसमें से अधिकांश ऊर्जा वापस मिल गई थी। डरावनी अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के बाद उसने मोर जारक की ओर देखा। यहाँ रुको, मैं कुछ मिनटों में वापस आ जाऊंगा, उसने कहा और तुरंत गायब हो गया। इवान के अचानक चले जाने से मोर जारक स्तब्ध रह गया, और इससे पहले कि वह पूछ पाता कि वह कहाँ जा रहा है, उसे एहसास हुआ कि इवान पहले ही गायब हो चुका था। वह मुझे यहाँ छोड़ने की योजना नहीं बना रहा है न? मोर जारक ने बड़बड़ाते हुए कहा। एल्ड्रिच हॉरर की शक्तिशाली आभा सभी दिशाओं में फैलते ही वह बहुत घबरा गया। जैसे जैसे आभा फैलती गई, उसे वह दृश्य याद आया जो उसने देखा था, एल्ड्रिच हॉरर द्वारा अज़रागोथ दुनिया को नष्ट करने का दृश्य, और उसका दिल कांप उठा। लानत है, मुझे उम्मीद है कि वह मुझे यहाँ से दूर ले जाने का अपना वादा याद रखेगा और मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। मोर जारक की चिंताओं से अनजान और उनमें रुचि न रखते हुए इवान शून्य स्थान में प्रकट हुआ। हालांकि पहले की तुलना में शून्य असामान्य रूप से अराजक लग रहा था। क्या ये गड़बड़ी अज़रागोथ दुनिया में हो रही घटनाओं से संबंधित है? इवान ने शून्य स्थान में असामान्यता पर भौहें चढ़ाईं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। अपने छाया भंडारण से उसने गोबू को बुलाया और जीवन चोरी क्षमता का उपयोग करके बनाए गए काले मोती को पुनः प्राप्त किया। उसने मोती को गोबू को फेंकने से पहले एक पल के लिए जांचा। आगे बढ़ो, उसने कहा, क्योंकि गोबू ने मोती को पकड़ लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के गोबू ने काले मोती को निगल लिया। जिस क्षण उसने ऐसा किया, उसकी आभा में उतार चढ़ाव होने लगा और उसका रैंक तेजी से बढ़ने लगा। इवान पहले से ही इस प्रक्रिया से परिचित था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गोबू पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक विचार के साथ उसने अपने छाया भंडारण से 5000 और लाशों को बुलाया, जो छाया बचाव की सीमा तक अपने छाया मरे हुओं की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार थे। जैसे ही 5000 लाशें शून्य में तैरने लगी, इवान ने अपने छाया पुनरुत्थान कौशल को सक्रिय कर दिया। जिस क्षण उसने इसका इस्तेमाल किया, उसके भीतर की आदिम छाया ऊर्जा तेजी से खत्म होने लगी और जल्द ही 5000 नए छाया मरे उसके सामने प्रकट हो गए। इवान ने नए बनाए गए छाया मरे को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। जैसे ही वह उन्हें अपने छाया भंडार में वापस बुलाने वाला था, उसकी आंखों के सामने 2 अप्रत्याशित सूचनाएं चमक उठीं। आपके छाया मरे की संख्या 50,000 तक पहुंच गई है। आपका कौशल द गेज ऑफ द मोनार्क अनलॉक हो गया है। अध्याय 1154 सम्राट की निगाह भाग 1। इवान के चले जाने के बाद मोर जारक काली धुंध में बदल गया और एक कीड़े की तरह चट्टान के नीचे छिप गया, खुद को अज़रागोथ दुनिया में घूमने वाले एल्ड्रिच हॉरर्स से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। इवान के जाने के 10 मिनट बाद मोर जारक ने एल्ड्रिच हॉरर्स के एक समूह की उपस्थिति को महसूस किया जो एल्ड्रांथिया साम्राज्य की ओर भाग रहे थे, जो उसके छिपने के स्थान से कुछ 100 मीटर की दूरी पर से गुजर रहे थे। ये दुनिया बर्बाद हो चुकी है, मोर जारक ने धीमी आवाज में कहा। एल्ड्रिच हॉरर्स को दूर जाकर एल्ड्रांथिया साम्राज्य की ओर बढ़ते हुए देखा। यह अच्छी बात है कि मैंने साम्राज्य छोड़ दिया, अन्यथा कौन जानता है कि मेरे साथ क्या हो सकता था। समय बीतता रहा और मोर जारक को इसका एहसास होने से पहले इवान के जाने के बाद से आधा घंटा बीत चुका था। अरे, मुझे मत बताओ कि वह पागल कमीना मुझे यहाँ छोड़कर अकेले एल्ड्रांथिया साम्राज्य में चला गया है। जब आधे घंटे के बाद भी इवान वापस नहीं लौटा तो एल्ड्रिच प्राणी चिंतित होने लगा और उसे कोसने से खुद को नहीं रोक सका। चूंकि उथेरिक और निथोर पहले से ही उसकी असली पहचान जानते थे, इसलिए उसके लिए एल्ड्रांथिया साम्राज्य में वापस लौटना असंभव था।
अगर उसने वापस जाने की हिम्मत की तो उसे यकीन था कि वे उसे जिंदा ही खाल से नोच लेंगे। अपनी वर्तमान स्थिति में अगर वह जीवित रहना चाहता था तो उसके पास एकमात्र विकल्प इवान का पीछा करना और उसे इस दुनिया से दूर ले जाने देना था। अगर यह सामान्य समय होता तो साम्राज्य के समर्थन के बिना भी जीवित रहना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अब जब एल्ड्रिच हॉरर्स हर जगह दंगा कर रहे हैं तो मैं साम्राज्य के बाहर भी नहीं रह सकता। जारक ने अपने जल्दबाजी भरे फैसले पर पछतावा करते हुए सोचा। इवान का साथ देने से पहले उसे लगा कि उसे कम से कम कुछ तैयारी तो करनी चाहिए थी, ताकि अगर इवान उसे छोड़ भी दे तो उसके पास खुद को सुरक्षित रखने का कोई साधन तो हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी मुझे निथोर और ओथेरिक के सामने अपनी असली पहचान बताने के लिए मजबूर करेगा। मुझे लगा कि अगर कुछ गलत भी हुआ तो मैं हमेशा अपनी दूसरी पहचान के साथ साम्राज्य में वापस आ सकता हूँ। लेकिन अफसोस, जारक ने खुद से कहा, अंदर ही अंदर आहें भरते हुए। जैसे ही जारक अधिक चिंतित हो रहा था, उसने महसूस किया कि एल्ड्रिच हॉरर्स का एक और समूह आ रहा है और यह बहुत बड़ा था। समूह का प्रमुख एल्ड्रिच हॉरर मध्यम स्तर का रैंक 3 था, जबकि अन्य 500 हॉरर थे जो एस रैंक से लेकर रैंक 2 के शिखर तक थे। इवान के लिए इस तरह का समूह महत्वहीन था और अपने शैडो अनडेड के बिना भी वह उन्हें आसानी से मार सकता था। लेकिन जारक के लिए इस तरह का समूह अगर उसे घेर लेता तो मौत की सजा थी। मुझे वास्तव में खुशी है कि मुझे अपनी माँ की शक्ति विरासत में मिली, अन्यथा इन लोगों से मेरी उपस्थिति को छिपाना लगभग असंभव होता। जारक ने बड़बड़ाते हुए चट्टान के नीचे काले धुएं को और भी कम कर दिया, जिससे किसी के लिए भी उसे पहचान पाना लगभग असंभव हो गया। मुझे वास्तव में खुशी है कि मुझे अपनी माँ की शक्ति विरासत में मिली, अन्यथा इन लोगों से मेरी उपस्थिति को छिपाना लगभग असंभव हो गया। जारक ने बड़बड़ाते हुए चट्टान के नीचे काले धुएं को और भी कम कर दिया, जिससे किसी के लिए भी उसे पहचान पाना लगभग असंभव हो गया। एल्ड्रिच हॉरर्स का समूह जल्द ही नजर में आ गया, लेकिन उसके सावधानीपूर्वक छिपने के कारण वे उसे देखे बिना ही आगे निकल गए और एल्ड्रांथिया साम्राज्य की ओर बढ़ते रहे। जब एल्ड्रिच हॉरर्स ने उसे नहीं खोजा तो जारक ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक सभी भयावहताएं रुक गईं। जारक का दिल धड़कने लगा और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, ये सोचकर कि उसे खोज लिया गया है। हालांकि अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसकी आत्मा की गहराई से एक ठंडक उठी और उसका शरीर कांपने लगा। केवल वही नहीं, बल्कि 10,000 किलोमीटर के दायरे में हर प्राणी जमीन पर कांप रहा था, भय की भारी भावना से अभिभूत, मानो कोई बेहद भयानक प्राणी उसे घूर रहा हो। कुछ अशुभ महसूस करते हुए जारक ने आसमान की ओर देखा और जिस क्षण उसने ऊपर देखा उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से बाहर निकल गई। वह क्या चीज है? उसने कांपती हुई आवाज में कहा, एक रक्तलाल आंख को घूरते हुए जो अचानक आसमान में दिखाई दी थी, जिसने आकाश को लाल रंग में बदल दिया था। खून से लाल आंख से एक भयानक हत्या का इरादा निकला जो लगभग 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता था। रेंज के भीतर सभी एल्ड्रिच हॉरर्स, जिन्होंने लाल आंख से निकलने वाले भयानक हत्या के इरादे को महसूस किया, हिलना बंद कर दिया और तुरंत जमीन पर गिर गए, खड़े होने या उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। केवल कुछ चोटी रैंक 3 एल्ड्रिच हॉरर्स, जो अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे, सीधे खड़े रहने में कामयाब रहे, हालांकि उनके शरीर हिंसक रूप से कांप रहे थे। जारक के छिपने की जगह से कुछ हजार किलोमीटर दूर इवान बीच हवा में तैर रहा था, अपने सामने जमीन पर कांप रहे एल्ड्रिच हॉरर्स के समूह को देख रहा था। समूह में लगभग 300 लोग थे, जिनमें सबसे मजबूत एक चोटी रैंक 3 हॉरर था। जैसे ही इवान ने उन्हें देखा, उसकी दाहिनी आंख एक तीव्र लाल रोशनी से चमक उठी और आकाश में लाल आंख से निकलने वाली हत्या का इरादा और भी तीव्र हो गया। हत्या की मंशा इतनी गहरी हो गई कि वह लगभग मूर्त हो गई, जिससे लाल आंख के नीचे सब कुछ खून से लाल हो गया। जैसे ही एल्ड्रिच हॉरर्स भारी हत्या की मंशा के नीचे कांप रहे थे, आकाश में लाल आंख गायब हो गई, उसकी जगह एक चमकती हुई सुनहरी आंख ने ले ली, जिसने आकाश को एक गर्म चमकदार रंग में नहला दिया। सुनहरी आंख से एक अजीब ऊर्जा फैल गई, जो दसियों हजार किलोमीटर तक फैल गई। सुनहरी आंख से निकलने वाली शक्तिशाली ऊर्जा के बावजूद इसने एल्ड्रिच हॉरर्स को जरा भी प्रभावित नहीं किया, और जैसे जैसे हत्या की मंशा फीकी पड़ती गई, हॉरर्स धीरे धीरे अपने होश में आने लगे। इवान ने ठीक हो रहे एल्ड्रिच हॉरर्स को नजरअंदाज किया और अपनी नजर गोबो पर घुमाई, जो उसके बगल में खड़ा था। इस समय इवान की दाहिनी आंख, जो पहले खून से लाल रोशनी से चमक रही थी, सामान्य हो गई, लेकिन उसकी बाईं आंख अब एक चमकदार सुनहरी चमक के साथ चमक रही थी। जैसे ही इवान ने गोबो को देखा, उसने देखा कि एल्ड्रिच गॉब्लिन का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। गोबो के चारों ओर सुनहरी रोशनी देखकर इवान के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। बिना कुछ कहे उसने गोबो से अपनी नजर हटा ली और आसमान में सुनहरी आंख एक बार फिर खून से लाल हो गई। जिस क्षण खून से लाल आंख वापस लौटी, हत्या का तीव्र इरादा बढ़ गया और इवान के सामने सभी एल्ड्रिच हॉरर एक बार फिर बेकाबू होकर कांपने लगे।
इवान शांति से एल्ड्रिच हॉरर की ओर चला गया और जब वह उनके ठीक सामने रुका तब भी किसी भी हॉरर ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की और वे डर से कांपते रहे। हाल ही में हुई सभी अप्रत्याशित घटनाओं के साथ मुझे चिंता थी कि सम्राट वेलगोथ कुछ भयावह योजना बना रहा है। लेकिन इवान ने बड़बड़ाते हुए अपना हाथ हिलाया। जिस क्षण उसने अपना हाथ हिलाया, हवा के ब्लेड ने एल्ड्रिच हॉरर्स को चीर दिया, उन्हें आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दिया क्योंकि उन्होंने खुद को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। जैसे ही इवान ने ऊपर देखा, आकाश में खून से लाल आंख गायब हो गई। लेकिन इस नए कौशल के साथ उसकी देखभाल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, भले ही वह कुछ साजिश कर रहा हो। अध्याय 1155 सम्राट की नज़र भाग 2। इवान को अरोरा दुनिया में सम्राट की नज़र का कौशल तब मिला था जब उसकी आत्मा पर रखी गई कुछ आत्मा मोहरें पहली बार टूट गईं। अध्याय 585। आत्मा मोहरों के नष्ट होने के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ गई और उसने सम्राट की नज़र का कौशल हासिल कर लिया। हालांकि कौशल प्राप्त करने के बाद भी वह इसका उपयोग करने में असमर्थ था क्योंकि यह लॉक था। इसका उपयोग करने से पहले उसे 50,000 छाया मरे हुए बनाने की आवश्यकता थी। इवान हमेशा इस बात से हैरान था कि कौशल को अनलॉक करने के लिए उसे 50,000 छाया मरे हुए की आवश्यकता क्यों थी, लेकिन अब जब उसने आखिरकार इसे अनलॉक कर लिया था तो उसे इसका कारण समझ में आ गया। सम्राट की नज़र के कौशल का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। इस कौशल को सक्रिय करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति की विशाल मात्रा के कारण उसके लिए केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके इस कौशल को सक्रिय करना लगभग असंभव था। लेकिन गेज ऑफ मोनार्क कौशल की एक क्षमता यह है कि वह अपने प्रत्येक शैडो अनडेड से थोड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकता है ताकि वह खुद को बनाए रख सके। हालांकि यह कौशल प्रत्येक व्यक्तिगत शैडो अनडेड से केवल थोड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति लेता है, लेकिन 50,000 शैडो अनडेड से आध्यात्मिक ऊर्जा का संयुक्त योगदान बहुत अधिक था। जब तक गेज ऑफ मोनार्क कौशल सक्रिय रहता है, ये खुद को बनाए रखने के लिए लगातार अपने सभी शैडो अनडेड से थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है। बेशक भले ही शैडो अनडेड कौशल की आध्यात्मिक शक्ति की ज़रूरतों में योगदान देते हों, लेकिन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत अभी भी इवान से ही आएगा। अपने अनडेड की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का मतलब यह नहीं है कि वह अपनी ऊर्जा का उपयोग करने से बच सकता है। इसके विपरीत उसका व्यक्तिगत उपभोग अभी भी उनसे कहीं अधिक था। अपने शैडो अनडेड की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की क्षमता का उद्देश्य केवल बोझ के एक छोटे से हिस्से को कम करना था, लेकिन फिर भी उसे आध्यात्मिक लागत का बड़ा हिस्सा वहन करना था। हालांकि यह कौशल बहुत मांग वाला था, लेकिन इसके प्रभाव भी उतने ही प्रभावशाली थे। हजारों दुश्मनों को सिर्फ हत्या के इरादे से पंगु बनाना गेज ऑफ मोनार्क कौशल की बुनियादी क्षमताओं में से एक था। इवान को अभी भी कई अन्य क्षमताओं का परीक्षण करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन्हें सक्रिय करने के लिए और भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। अभी के लिए वह एल्ड्रांथिया साम्राज्य तक पहुंचने की जल्दी में था, इसलिए वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत अधिक व्यय नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे रास्ते में कोई खतरा हुआ तो यह उसकी युद्ध क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगा। इतना ही नहीं, भविष्य में जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक शक्ति और उसके अधीन छाया मरे हुओं की संख्या बढ़ेगी, गेज ऑफ मोनार्क की और भी क्षमताएं अनलॉक होंगी। अब मैं आखिरकार समझ सकता हूं कि वह कमीना अज़रोथ किस तरह का राक्षस था। प्राचीन के मकबरे में उसने सम्राट की नज़र के कौशल का इस्तेमाल करके लाखों किलोमीटर तक फैले क्षेत्र को प्रभावित किया, बिना किसी एक भी छाया मरे की मदद के, और वह शक्ति उसकी आत्मा के एक टुकड़े से ही आई थी। अगर असली अज़रोथ ने सम्राट की नज़र के कौशल का इस्तेमाल किया होता तो वह प्राचीन के मकबरे के अंदर से भी पूरे यूटोपिया को प्रभावित करने में सक्षम हो सकता था। इवान ने बड़बड़ाया, उसका मुंह फड़क रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी अपने पहले वाले रूप की तुलना में एक नौसिखिया था। उसने अनावश्यक विचारों को दूर करने के लिए एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। अपने शून्य हेरफेर प्राधिकरण को सक्रिय करते हुए उसने एक बहुत छोटा शून्य चैनल बनाया जो उसके सामने नग्न आंखों से मुश्किल से दिखाई देता था। शून्य चैनल ने इवान को अंदर खींच लिया और एक सेकंड बाद मोर ज़ारक के छिपने की जगह के पास एक और छोटा शून्य चैनल खुल गया, जिससे वह बाहर निकल गया। पूरी प्रक्रिया मात्र माइक्रोसेकंड में हुई, जिससे ऐसा लगा कि इवान एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट हो गया था, जबकि वास्तव में उसने अंतरिक्ष में खुद को स्थानांतरित करने के लिए शून्य चैनल का उपयोग किया था। लौटने पर इवान ने एल्ड्रिच हॉरर्स के समूह को अभी भी अपने गेज ऑफ मोनार्क कौशल के प्रभावों से उबरते हुए देखा। बिना समय बर्बाद किए उसने अपनी वायु हेरफेर क्षमता का उपयोग करके तेज हवा के ब्लेडों की बौछार की, जिससे हॉरर्स में से हर एक टुकड़े टुकड़े हो गया। चूंकि वे अभी भी हत्या के इरादे के लकवाग्रस्त प्रभाव से पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे, इसलिए उनमें से कोई भी खुद का बचाव करने में सक्षम नहीं था और वे तुरंत टुकड़ों में कट गए। सभी एल्ड्रिच हॉरर्स का वध करने के बाद इवान ने उस चट्टान पर एक त्वरित नज़र डाली जहां मोर ज़ारक छिपा हुआ था, और बिना कुछ कहे वह मुड़ा और एल्ड्रांथिया साम्राज्य की ओर अपना रास्ता फिर से शुरू कर दिया। मोर ज़ारक अभी भी हत्या के इरादे से कांप रहा था, बस एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर जल्दी से उसका पीछा किया, पीछे छूट जाने से डर गया।
जैसे ही इवान एल्ड्रांथिया साम्राज्य द्वारा नियंत्रित मुख्य क्षेत्र के पास पहुंचा, वह साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों की निगरानी के लिए चौकी के रूप में बनाए गए कई छोटे शहरों और कस्बों से गुजरा। हालांकि उसके सामने आने वाला हर शहर और कस्बा भयावह रूप से सुनसान था, जहां कहीं भी जीवन का कोई संकेत नहीं था। जब इवान ने इन कस्बों और शहरों की स्थिति देखी तो उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई। ऐसा लगता है कि मेरा संदेह सही था। सम्राट वेलगोथ अन्य एल्ड्रिच प्राणियों के साथ विश्व मार्ग का उपयोग करके इस दुनिया से भागने की तैयारी कर रहा है। उसने अपने चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये समझने में असमर्थ कि सम्राट वेलगोथ अज़रागोथ विश्व को क्यों छोड़ना चाहता था। मुझे तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। यह महसूस करते हुए कि सम्राट वेलगोथ उसके पहुंचने से पहले अज़रागोथ विश्व से भाग सकता है, इवान की आंखों में एक गहरी बैंगनी रोशनी चमक उठी। एक पल में वह और मोर ज़ारग दोनों अपनी स्थिति से गायब हो गए और हजारों किलोमीटर दूर फिर से प्रकट हुए। इवान ने इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया, अपनी शून्य क्षमताओं का उपयोग करके कुछ ही सेकंड में विशाल दूरी तय की। हालांकि हर बार जब उसकी ऊर्जा का लगभग 30% हिस्सा समाप्त हो जाता तो वह अपनी तेज यात्रा जारी रखने से पहले रुक जाता और ठीक हो जाता। अपनी जल्दबाजी के बावजूद उसने अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण बनाए रखा, ये जानते हुए कि अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो उसे ताकत बचाने की जरूरत होगी। जैसे ही इवान एल्ड्रांथिया साम्राज्य की ओर बढ़ा, उसने जानबूझकर अपनी उपस्थिति को छिपाना बंद कर दिया, जिससे सम्राट वेलगोथ, जो अभी भी अज़रागोथ दुनिया पर काफी नियंत्रण रखता था, उसे भांप गया। ऐसा करके इवान को उम्मीद थी कि वेलगोथ उसके दृष्टिकोण को पहचान लेगा और उसे भागने की योजना को बाधित करने से रोकने के लिए उसका सामना करने के लिए बाहर आएगा। समय लगातार बहता रहा और शून्य ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करके इवान ने साम्राज्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर दिया और सम्राट कौशल की दृष्टि को अनलॉक करने के 8 घंटे से भी कम समय में वह आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गया। अध्याय 1156 डार्क फेट। क्लैंग 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 क्लैंग। मर जाओ तुम बुरे कमीने, उस विशालकाय छिपकली को मार डालो। दहाड़ दहाड़। अनंत महासागर से कुछ मिलियन किलोमीटर दूर यूटोपिया में धातु के धातु से टकराने की अराजक आवाजें, राक्षसों की चीखें और ड्रैगन की गगनभेदी दहाड़ें पूरे देश में गूंज रही थीं। जानवरों और राक्षसों के खून ने जमीन को लाल रंग में रंग दिया, जो धरती में समा गया और ऊपर नीला आकाश दोनों तरफ से जादुई रोशनी की बौछार से रोशन हो गया, क्योंकि राक्षस और ड्रैगन घातक युद्ध में उलझे हुए थे और एक पल की भी राहत के बिना जमकर लड़ रहे थे। दहाड़। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, एक गरजदार ड्रैगन की दहाड़ ने हजारों राक्षसों की आत्माओं को हिला दिया और एक विशाल ड्रैगन का पंजा, क्रिस्टल की तरह चमकता हुआ, दसियों किलोमीटर तक फैला हुआ, भयानक शक्ति के साथ स्वर्ग से उतरा, जिससे लाखों राक्षसों को एक ही वार में कुचलने की धमकी दी गई। विशाल पंजे की छाया में फंसे राक्षसों का खून ठंडा हो गया, उनके चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए और वे जमीन पर गिर पड़े। ड्रैगन की भारी आभा के वजन ने उन्हें जगह पर जकड़ लिया, जिससे वे उस अपरिहार्य विनाश के खिलाफ शक्तिहीन हो गए जो उन पर आने वाला था। लेकिन जैसे ही ड्रैगन का पंजा राक्षसों को खूनी लुगदी से ज्यादा कुछ नहीं बनाने वाला था। धमाका। युद्ध के मैदान से थोड़ी ही दूरी पर अंतरिक्ष अचानक टूट गया, जिससे हवा में शॉकवेव फैल गई। वूश। अंतरिक्ष में दरार से एक अंधा करने वाला भला निकला, जो धूमकेतु की तरह आकाश में फैल गया और एक पल में ये चमकते हुए ड्रैगन के पंजे से टकरा गया। जिस क्षण भाला और पंजा टकराए, एक प्रलयकारी विस्फोट हुआ, जिसने अपनी तीव्रता से पूरे युद्ध क्षेत्र को हिला दिया। शॉकवेव बाहर की ओर उठी, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। 20 किलोमीटर के दायरे में फंसे निम्न स्तरीय दानव और ड्रैगन खून के धुंध में बदल गए, उनके शरीर विस्फोट के बल पर फट गए। भाले की चमकदार रोशनी विशाल ड्रैगन के पंजे से टकराए और कुछ तनावपूर्ण क्षणों के लिए दोनों एक गतिरोध में बंद रहे। फिर अचानक भाला और भी अधिक तीव्रता से उछला, ड्रैगन के पंजे को भेदते हुए और इस प्रक्रिया में उसका एक बड़ा हिस्सा फाड़कर अलग कर दिया। दहाड़। ऊपर आसमान से एक उग्र और पीड़ा से भरे ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और विशाल पंजा तेजी से बादलों में पीछे हट गया। भाला अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ ड्रैगन का पीछा नहीं कर सका और नजरों से ओझल हो गया, क्योंकि वह अपने धारक के पास लौट आया, जो विशाल दानव सेना के पीछे छिपा हुआ था। जब ये लोग हमला करते हैं तो इन्हें अपने लोगों की भी परवाह नहीं होती। एशले, जो युद्ध के मैदान से कुछ ही दूरी पर एक अलग आयाम में खड़ी थी, ने चेहरे पर गहरी उदासी के साथ कहा, इन प्रमुख गुटों की नज़र में जब तक आपके पास असाधारण प्रतिभा न हो, सभी निम्न स्तरीय कोर रिवॉल्वर डिस्पोजेबल हैं, भले ही वे उनके अपने सैनिक हों। अनास्तासिया ने ठंडे और उदासीन भाव से कहा। वह एशले के बगल में खड़ी थी, उसकी तीखी काली आंखें युद्ध के मैदान को स्कैन कर रही थीं और फिर ऊपर बादलों पर टिक गईं। बादलों के भीतर की अजीब ऊर्जा ने वहां छिपे लोगों की उपस्थिति को छिपा दिया, लेकिन उसकी नज़र ऊर्जा की परतों को चीरती हुई एक विशाल ड्रैगन पर टिक गई, जो लगभग 50,000 मीटर लंबा और हजारों मीटर ऊंचा था। ड्रैगन का विशाल शरीर ऐसे चमक रहा था मानो वह अनगिनत कीमती रत्नों से बना हो और उसके तराजू रोशनी में चमक रहे हों। एक पीक रैंक 4 क्रिस्टल ड्रैगन।
ऐसा लगता है कि युद्ध का पैमाना बढ़ रहा है और दोनों पक्षों के असली पावरहाउस ने आखिरकार अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। अनास्तासिया ने खुद से सोचा। ड्रैगन को देखते ही उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये लोग घिनौने हैं, एश्ले ने धीरे से कहा। जब उसने अनास्तासिया की बात सुनी तो उसने अस्वीकृति में अपना सिर हिलाया। ड्राड्स, अन्य जातियों से अलग, अपनी संख्या कम होने के कारण अपने हर सदस्य के साथ सावधानी और सम्मान से पेश आते थे। राक्षसों और ड्रैगन को अपनी लड़ाई में अपने ही लोगों को महज डिस्पोजेबल मोहरों के रूप में इस्तेमाल करते देखना उसे बिल्कुल अस्वाभाविक लगा। एश्ले की बात सुनकर अनास्तासिया ने कोई टिप्पणी नहीं की और विषय बदल दिया। तो तुम यहाँ स्क्रैप मेटल लेने आए हो, है न? उसने अपने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जब उसने अनास्तासिया की बात सुनी तो एश्ले के चेहरे पर भाव गहरे हो गए और सवाल पर उसका मुंह अनायास ही फड़क उठा। हालांकि वह बहस करना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने केवल आह भरी और अनिच्छा से सिर हिलाया। वह बूढ़ा आदमी वास्तव में इसके लिए कह रहा है। वह तुम्हें युद्ध के मैदान से स्क्रैप मेटल क्यों इकट्ठा करवा रहा है? क्या मैंने उसे एंडरसन और हेल्फास के स्टोरेज रिंग में मिली लगभग हर चीज़ पहले ही नहीं दे दी है? अनास्तासिया ने अपने चेहरे पर एक अजीब नज़र के साथ पूछा। एश्ले ने आह भरी जब उसने अनास्तासिया को सुना, याद करते हुए कि कैसे सिल्वन ने उसके पास एक दयनीय नज़र से आकर बताया था कि एंडरसन और हाफ्स के स्टोरेज रिंग्स से लूट के बाद भी उनका खजाना अभी भी खाली था, क्योंकि ऑक्टेवियस ने कोर वर्ल्ड बनाने के लिए सभी सार पत्थरों का इस्तेमाल किया था। खजाने को फिर से भरने के लिए उसने उसे राक्षसों और ड्रैगन के बीच सबसे बड़े युद्ध के मैदान में आने के लिए कहा था। उसे गिरे हुए लड़ाकों से हथियार, कलाकृतियां और स्टोरेज रिंग्स चुराने का निर्देश दिया था। पहले तो उसने सिल्वन के अनुरोध को तुरंत अस्वीकार कर दिया था। क्या मजाक है? वह एक प्रतिष्ठित रैंक 5 कोर इवॉल्वर थी। अगर किसी को पता चला कि वह युद्ध के मैदान से स्क्रैप मेटल उठा रही है तो वे हंसते हंसते मर जाएंगे, उसका अंतहीन मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अंत में सिल्वन ने अपना तुरुप का पत्ता खेला था, कुछ मगरमच्छ के आंसू बहाए, जिससे उसे उसकी उम्र में उसे रुलाने के लिए दोषी महसूस हुआ। आखिरकार वह मान गई और युद्ध के मैदान से स्क्रैप मेटल इकट्ठा करने के लिए सहमत हो गई। एश्ले अपने बुरे भाग्य पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अनास्तासिया की टिप्पणी का जवाब देने से परहेज किया और विषय बदल दिया। तो तुम यहाँ क्यों हो? तुम सिर्फ मेरी मदद करने नहीं आए हो, है न? अनास्तासिया ने अपने साथी की ओर दया भरी मुस्कान के साथ देखा, लेकिन चुप रहना चुना। इसके बजाय उसने अपनी नज़र दूर असीम महासागर की ओर घुमाए और हल्की आवाज में बोली, मैं ड्रैगन द्वीप जा रही हूँ। अनास्तासिया की बातें सुनकर एश्ले कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने यह नहीं पूछा कि वह वहां क्यों जा रही है। इसके बजाय उसने सिर हिलाया और उसे एक टोकन दिया। ये लो, इसे ले लो। तुम इसका उपयोग टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए कर सकती हो, जिसका हमने पहले उपयोग किया था। ये तुम्हें सीधे ड्राड्स की बंद दुनिया में वापस ले जाएगा। तुम अपना काम खत्म करने के बाद खुद वापस आ सकती हो। अनास्तासिया ने टोकन स्वीकार किया और अपना सिर हिलाया। इस युद्ध के मैदान पर सबसे मजबूत प्राणी केवल शीर्ष रैंक 4 हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहें। यदि आप स्क्रैप एकत्र करते समय कुछ भी असामान्य करते हैं तो तुरंत पीछे हट जाएं। अनास्तासिया द्वारा स्क्रैप का उल्लेख करने पर एश्ले का मुंह एक बार फिर से फड़क उठा, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, ड्रैगन लेडी पहले ही गायब हो चुकी थी। लानत है, एश्ले ने मन ही मन पश्चाताप की लहर महसूस करते हुए शाप दिया। मैं वास्तव में अंतरिक्ष की वैचारिक ऊर्जा में महारत हासिल करने के अपने फैसले पर सवाल उठाने लगी हूँ। अगर मेरे पास स्थानिक हेरफेर पर इतना अच्छा नियंत्रण नहीं होता तो वह बूढ़ा आदमी मुझे स्क्रैप इकट्ठा करने के लिए यहाँ नहीं भेजता। एश्ले ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने आह भरी और युद्ध के मैदान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में एक अदृश्य छाया अराजक युद्ध के मैदान में फैल गई और किसी की नज़र में नहीं, गिरे हुए सैनिकों के हथियार, कलाकृतियां और भंडारण के छल्ले एक एक करके गायब होने लगे, बिना किसी निशान के गायब हो गए। अध्याय 1157 भाग्य बचाने की योजना। एश्ले को युद्ध के मैदान में स्क्रैप इकट्ठा करने के लिए पीछे छोड़कर अनास्तासिया तेजी से असीम महासागर की ओर बढ़ी। उसकी आकृति एक अस्पष्ट काली ऊर्जा में लिपटी हुई थी, जिसने उसे पूरी तरह से अदृश्य बना दिया था, जिससे उसकी उपस्थिति लड़ रहे राक्षसों और ड्रैगन से छिप गई। हालांकि असीम महासागर युद्ध के मैदान से लाखों किलोमीटर दूर था, जहां राक्षस और ड्रैगन भिड़ गए थे, अनास्तासिया कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच सकती थी, और वह भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किए बिना। NOWELL-BEACON.COM। हालांकि सीधे असीम महासागर की ओर जाने के बजाय वह पहले ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे हरियाली से घिरे एकांत क्षेत्र में चली गई, जो असीम महासागर से बस कुछ 100,000 किलोमीटर दूर था। जीवंत जंगल मीलों तक फैला हुआ था, जो राक्षसों और ड्रैगन के बीच विनाशकारी युद्ध से अछूता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह चीज़ हजारों साल बाद भी यहाँ है। अनास्तासिया ने धीरे से फुसफुसाया, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी।
उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया, ऊंचे पहाड़ों और घनी वनस्पतियों से घिरे पूरे क्षेत्र को कवर किया। कुछ ही सेकंड में उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी और उसकी आंखों में एक हल्की चमक दिखाई दी। एक कदम आगे बढ़ाते हुए वह तुरंत एक बड़ी, गोल काली चट्टान के सामने आ गई। लगभग 4 मीटर व्यास और 2 मीटर ऊंची चट्टान हरी काई और धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी, जिससे पता चलता है कि यह अनगिनत सालों से अछूती रही है। ये देखकर कि चट्टान पूरी तरह से ठीक थी, अनास्तासिया के होठों पर एक छोटी, संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने अपनी उंगली चट्टान की ओर उठाई और उसके शरीर में ऊर्जा का एक उछाल आया। रैंक 6 ड्रैगन के रूप में उसके पास अपने भौतिक रूप पर अचूक नियंत्रण था। अपने रक्त में हेरफेर करना, साथ ही अपने शरीर के आकार को बदलना उसके लिए एक मामूली बात थी। उसने बड़ी सहजता से अपनी उंगली की नोक से खून की एक बूंद निकाली और उसे चट्टान की ओर निर्देशित किया। पहले तो खून की बूंद बिना किसी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के चट्टान की सतह से नीचे सरक गई, लेकिन कुछ ही पलों के बाद लगभग 3 सेकंड चट्टान से एक हल्की, झिलमिलाती चांदी की रोशनी निकलने लगी। खून की बूंद पत्थर में समा गई और उसकी सतह पर मौजूद काई और धूल घुल गई, जिससे एक चिकनी, रत्न जैसी काली चट्टान दिखाई दी जो एक अलौकिक चांदी के रंग से चमक रही थी। अनास्तासिया चट्टान के परिवर्तन से आश्चर्यचकित नहीं हुई और उसने शांति से चट्टान की सतह को छुआ। जैसे ही उसका हाथ चट्टान से टकराया, चांदी की रोशनी उसके पूरे शरीर को घेर लेती है और पलक झपकते ही वह चमकते हुए पत्थर को पीछे छोड़कर गायब हो जाती है। जब वह गायब हो जाती है तो आसपास का वातावरण एक भयानक सन्नाटे में डूब जाता है। शांत पहाड़ और वनस्पति चमकती हुई चट्टान की आभा में डूबे रहते हैं। हालांकि वह शांतिपूर्ण सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ ही सेकंड में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, साथ ही एक भयावह, दमनकारी आभा भी थी जिसने पूरे माहौल को भर दिया। पंखों के फड़फड़ाने की आवाज तेज होती गई और तब तक तेज होती रही जब तक कि काले पत्थर के चारों ओर एक रक्तलाल रोशनी चमक नहीं गई। जैसे ही रक्तलाल रोशनी चमकी, दसियों हजार चमगादड़ उस इलाके में झुंड बनाकर आ गए और चांदी के बालों वाली एक महिला की आकृति में इकट्ठा हो गए। अपने लंबे, बिना आस्तीन के काले गाउन में महिला खतरनाक अंदाज में खड़ी थी। उसकी पीली त्वचा रोशनी में चमक रही थी, जबकि उसकी रक्तलाल आंखें एक भयंकर, अतृप्त भूख से चमक रही थीं। काले पत्थर के सामने रुकते हुए महिला की आंखों में बेकाबू लाल रोशनी चमक रही थी, मानो पत्थर के अंदर कुछ उसे बेकाबू होकर बुला रहा हो। उस अजीब महिला का पीछा करना सही विकल्प था। महिला पिशाच ने धीरे से बड़बड़ाया, उसकी आवाज में विस्मय और लालच दोनों भरे हुए थे, क्योंकि वह अपने लाल होठों को चाट रही थी जैसे कि वह एक शिकारी हो जो अपने शिकार को खाने वाली हो। महिला आगे बढ़ी, उसका हाथ चांदी की चमक वाले पत्थर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां चट्टान को छूने वाली थीं, उसका पूरा शरीर जम गया। पिशाच की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं और पहली बार उनके भीतर डर झलक उठा। उसने नीचे देखा और पाया कि उसके ध्यान में आए बिना किसी समय काली जंजीरें पतली हवा से निकली थीं, जो उसके चारों ओर लिपटी हुई थीं। उन्होंने उसे कसकर बांध दिया, जिससे उसका हिलना असंभव हो गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए महिला पिशाच को अब अपनी शक्ति छिपाने की परवाह नहीं थी। वह अपनी पूरी ताकत को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कर पाती, उसकी दुनिया अचानक उलट गई। उसकी लाल आंखों में एक उलझन भरी नजर थी, क्योंकि वह ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या हुआ था। इससे पहले कि वह इसे समझ पाती, उसकी दृष्टि नीचे की ओर चली गई। जमीन तेजी से उसकी ओर आई और जमीन से टकराने से ठीक पहले उसने देखा कि उसका अपना सिरहीन शरीर खून के एक तालाब में पड़ा हुआ था। उसकी सिरहीन लाश के पीछे एक छायादार आकृति खड़ी थी जो उसकी ही परछाई की तरह दिख रही थी। छायादार आकृति ने एक दरांती पकड़ी हुई थी और हथियार की नुकीली नोक से ताज़ा खून टपक रहा था जो जमीन पर टपक रहा था। इससे पहले कि पिशाच महिला समझ पाती कि क्या हुआ था, उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ गई। उसका जीवन एक पल में समाप्त हो गया, क्योंकि उसका कटा हुआ सिर जमीन पर गिर गया, रुकने से पहले कई मीटर तक लुढ़कता रहा। एक चांदी की रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी और अनास्तासिया एक छोटे, अलग थलग स्थान में दिखाई दी जो लगभग 100 वर्ग किलोमीटर चौड़ा था। क्या उस पिशाच को सच में विश्वास था कि उसने अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं के कारण मेरी उपस्थिति को महसूस किया? अनास्तासिया ने एक मनोरंजक स्वर में बड़बड़ाते हुए चारों ओर चमकती हुई रोशनी में चारों ओर देखा। जब वह एशले के साथ थी, तब उसने पिशाच महिला को छाया में छिपते हुए देखा था, जो ड्रैगन और राक्षसों के बीच संघर्ष को ध्यान से देख रही थी। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि एक पिशाच युद्ध पर नजर रख रहा था। आखिरकार वह गेहेना साम्राज्य और ड्रैगन द्वीपों के बीच संघर्ष में ब्लडमून साम्राज्य की भागीदारी के पीछे के वास्तुकारों में से एक थी। आमतौर पर वह पिशाच पर दूसरा विचार नहीं करती, लेकिन यह महसूस करते हुए कि ब्लडमून साम्राज्य अभी भी कार्रवाई करने में बहुत हिचकिचा रहा था, उसने उन्हें थोड़ा धक्का देने का फैसला किया और जानबूझकर पिशाच महिला को अपनी उपस्थिति का एहसास होने दिया।
एक पूर्वज ड्रैगन होने के नाते अनास्तासिया के खून में पिशाचों के लिए एक अनूठा आकर्षण था, एक शक्तिशाली आकर्षण जिसका विरोध करना उस प्राणी के लिए असंभव था जिसका अस्तित्व रक्त पीने पर निर्भर था। पिशाच को उसे और उसके खून की अनूठी गंध का पता लगाने देने के बाद उसने उसे दूर ले जाकर पिशाच को उसके पीछे चलने दिया, इस बात से अनजान कि वह किस जाल में फंसने जा रही थी। अब महिला पिशाच के मर जाने के बाद ब्लडमून साम्राज्य को संभवतः संदेह होगा कि उसके गायब होने के पीछे राक्षसों का कुछ हाथ है। अनास्तासिया को पिशाच की मौत से बहुत उम्मीद नहीं थी। उसका लक्ष्य केवल युद्ध की लपटों को भड़काना था, जिससे ब्लडमून साम्राज्य को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने और बैफोमेट और एल्ड्राकर के यूटोपिया लौटने से पहले संघर्ष को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने युद्ध में ब्लडमून साम्राज्य को शामिल करने का कारण संघर्ष के पैमाने को बढ़ाना और गेहेना साम्राज्य को जितना संभव हो सके उतना नुकसान पहुंचाना था, जो हाल ही में हुई घटनाओं की श्रृंखला के कारण कमजोर था। पिशाच महिला को खत्म करने से ब्लडमून साम्राज्य भड़क जाएगा, जिससे वे और अधिक आक्रामक तरीके से जल्दी कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। पिशाच के साथ यह घटना अनास्तासिया के लिए महत्वहीन थी और उसने जल्द ही इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसके बजाय उसकी निगाहें एक उदास भाव के साथ छोटी जगह पर घूम गईं, जैसे कि वह कुछ सुखद याद कर रही हो। स्वतंत्र स्थान छोटा था, लेकिन ये दुनिया के सार की लगभग भारी मात्रा से भरा हुआ था। छोटी जगह के बीच में एक मामूली बगीचा था जो आकर्षक रक्त लाल फूलों से भरा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनमें खून टपक रहा हो। अनास्तासिया बगीचे में चली गई और जल्द ही खुद को उसके केंद्र में पाया। हवा में लहराते सैकड़ों रक्त लाल फूलों को देखते हुए उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। इन फूलों ने उन दुष्टों के मांस और खून को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है, उसने खुद से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। जब मैं पहली बार उससे मिली थी तो ये फूल उसके लिए बेकार थे, लेकिन अब जब वह अपनी शक्ति को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहता है तो ये फूल अमूल्य साबित होंगे। उसने रुककर एक गणनापूर्ण मुस्कान उसके होठों पर खींची। जब एक निम्न स्तरीय कोर इवॉल्वर के रूप में किसी की ताकत बढ़ाने की बात आती है तो ड्रैगन ब्लड फ्लावर से बेहतर कुछ नहीं है। अपने कोर की क्षमता के साथ अगर वह इन सभी का उपयोग करता है तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। और चूंकि ये फूल उसके लिए बहुत फायदेमंद हैं, इसलिए उन्हें मेरे दहेज के हिस्से के रूप में देना शर्मनाक नहीं माना जाना चाहिए। वे वैसे भी मेरे लिए बेकार हैं। उन्हें देकर मैं शादी की लागत पर एक भाग्य बचाऊंगी। अध्याय 1158 ड्रैगन द्वीप। छोटी सी जगह से सब कुछ इकट्ठा करने के बाद अनास्तासिया असीम महासागर के सामने पहुंची। अपने सामने अंतहीन नीले महासागर को देखते हुए वह एक पल के लिए रुकी। उसकी नज़र पानी के विशाल विस्तार पर टिकी हुई थी। लगभग 5 मिनट तक वह बिना किसी हलचल के ऐसे खड़ी रही जैसे कि वह गहरे विचारों में खोई हुई हो। फिर उसकी आंखों में स्पष्टता की चमक दिखाई दी और बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ी। उसका आकार हवा को चीरता हुआ समुद्र में गहराई तक पहुंच गया। चलते समय अनास्तासिया का शरीर हर कुछ सेकंड में बाएं और दाएं हिलता था, जैसे कि वह सीधी दिशा में आगे बढ़ने के बजाय किसी अदृश्य भूलभुलैया में चल रही हो। यह एक सटीक और जानबूझकर किया गया रास्ता था जिसे केवल वही जानती थी। ड्रैगन द्वीपों का मार्ग पिछले कुछ वर्षों में अधिक जटिल हो गया है, लेकिन मैंने जो मूल संरचना डिजाइन की है वह अभी भी बरकरार है। अनास्तासिया ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसकी चाल तेज थी और 1 घंटे से भी कम समय में वह लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी और एक छोटे से दिखने में साधारण समुद्री द्वीप के ऊपर पहुंच गई। नीचे का द्वीप नंगी आंखों से देखने पर कुछ खास नहीं था, बस ताड़ के पेड़ और सफेद रेत। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि द्वीप का आकार सूक्ष्म रूप से एक विशाल ड्रैगन के चेहरे जैसा था। द्वीप को देखकर अनास्तासिया ने राहत की सांस ली और एक छोटा सा सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मेरा डर निराधार था। वे अभी भी उन प्रवेश बिंदुओं के बारे में नहीं जानते हैं जिन्हें मैंने बनाया था। मैंने उनकी बुद्धिमत्ता का अधिक अनुमान लगाया था। एक छोटी सी मुस्कान उसके होठों को छू गई जब वह द्वीप पर उतरी और तुरंत उसके केंद्र में दिखाई दी। द्वीप के बीच में एक शांत झील थी जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें तैरती मछलियां आसानी से दिखाई दे रही थीं। अनास्तासिया झील के करीब चली गई। उसका भाव शांत था क्योंकि उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटा प्राचीन दिखने वाला टोकन निकाला और उसे पानी में फेंक दिया। टोकन ने झील की सतह को बमुश्किल छुआ था, इससे पहले कि लहरें झील में फैलने लगीं और अगले ही पल शांत पानी में हिंसक उथल पुथल मच गई, जैसे कि उसके नीचे कुछ विशाल हलचल हो रही हो। बीच में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और धीरे धीरे झील की गहराई से 10 मीटर चौड़ी और जटिल अंतरिक्ष संरचनाओं से अंकित एक वेदी उभरी। एक बार वेदी उभरने के बाद टोकन अनास्तासिया के हाथ में वापस तैर गया, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया हो और उसने इसे सहजता से पकड़ लिया। उसकी निगाह वेदी पर टिकी हुई थी। ड्रैगन द्वीप तक पहुंचने के 2 मुख्य तरीके थे। सबसे आम तरीका समुद्री मार्ग लेना था, लेकिन रैंक 6 कोर इवॉल्वर के लिए भी यात्रा में कम से कम 1 सप्ताह लग गया और बहुत ऊर्जा खर्च हुई। NOVEL BeakJan.com
इतना ही नहीं, ड्रैगन द्वीप तक जाने वाले समुद्री मार्ग की सुरक्षा उच्च स्तरीय ड्रैगन द्वारा की जाती थी, और जटिल संरचनाओं ने क्षेत्र की रक्षा की, जिससे किसी का ध्यान न जाना लगभग असंभव हो गया। दूसरा तरीका मुख्य भूमि में ड्रैगन द्वारा स्थापित टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग करना था। ये संरचनाएं ड्रैगन द्वीप के बाहरी क्षेत्रों तक त्वरित पहुंच की अनुमति देती थीं, लेकिन वे यूटोपिया के प्रमुख गुटों के भीतर उच्च स्थिति वाले व्यक्तियों तक ही सीमित थीं, और यहां तक कि उन्हें संरचनाओं का उपयोग करने के लिए ड्रैगन द्वीप के अधिकारियों से पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। अनास्तासिया के लिए इनमें से कोई भी विकल्प संभव नहीं था। अगर वह पूरी ताकत से होती तो समुद्री मार्ग बहुत अधिक चुनौती नहीं देता, वह आसानी से संरचनाओं और ड्रैगन संतरियों को बाईपास कर सकती थी। लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति के साथ अपनी आत्मा प्रतिध्वनि क्षमता का उपयोग किए बिना बचाव से बचना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा, और वह लंबे समय तक आत्मा प्रतिध्वनि बनाए नहीं रख सकती थी। जहां तक टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का सवाल है, वे सवाल से बाहर थीं। अधिकारियों की अनुमति के बिना वह उन तक नहीं पहुंच सकती थी, और वह अनुमति प्राप्त करना असंभव था। इससे अनास्तासिया के पास केवल एक ही विकल्प बचा, उसका अपना गुप्त मार्ग। ड्रैगन द्वीप के निर्माण के दौरान वह इसके मूल को डिजाइन करने में शामिल प्रमुख व्यक्तियों में से एक थी। उस समय उसने कुछ गुप्त प्रवेश बिंदु बनाए थे, ऐसे रास्ते जिनके बारे में केवल वह ही जानती थी। इन प्रवेश बिंदुओं को बनाने के लिए उसके पास कोई विशेष कारण नहीं था, वे केवल उसकी सुविधा के लिए थे, ताकि अगर उसे बिना देखे द्वीपों में घुसने या बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो वह ऐसा कर सके। लेकिन जब उसकी जान को खतरा था, तब वे छिपे हुए रास्ते अमूल्य साबित हुए थे। जब आकाश ने उसे अतीत में जहर दिया था, तो ये गुप्त रास्ते ही थे जिन्होंने उसे किसी की नज़र में आए बिना भागने में मदद की थी। उन घटनाओं के बारे में सोचते हुए अनास्तासिया ने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया और अपना सिर हिला दिया। वह बहुत समय पहले की बात है। जब तक वे मेरे साथ फिर से खिलवाड़ नहीं करते, मैं उनसे परेशान नहीं होऊंगी, उसने शांत और उदासीन स्वर में कहा। लेकिन अगर वे फिर से मेरे रास्ते में आने की कोशिश करते हैं, तो मैं ड्रैगन द्वीपों को अस्तित्व से मिटाने में संकोच नहीं करूंगी। अनास्तासिया ने वेदी पर कदम रखा, और जैसे ही उसका पैर मंच पर लगा, उसके हाथ में रखे टोकन से एक हल्की चमक निकली। उसके सामने हवा में एक होलोग्राफिक नक्शा दिखाई दिया, जिसमें समुद्र में फैले सैकड़ों तैरते हुए द्वीप दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें नक्शे को स्कैन करती रहीं, जब तक कि वे एक विशेष द्वीप पर नहीं पहुंच गईं। उसे वे बातें याद आ गईं जो इवान ने जाने से पहले उसे बताई और दिखाई थीं, और उसका दिमाग प्रकाश की गति से काम कर रहा था। अगर मैं सही हूं, तो मुझे जो जांच करनी है वह केंद्रीय द्वीप के नीचे होनी चाहिए, जहां एल्ड्राकर और अन्य शून्य ड्रैगन रहते हैं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी क्योंकि उसकी आंखें एकाग्रता में बंद थीं। अनास्तासिया के हाथ में टोकन ने अदृश्य ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित की, और होलोग्राफिक मानचित्र पर प्रदर्शित सैकड़ों द्वीप धीरे धीरे गायब हो गए। केवल एक विशाल तैरता हुआ द्वीप रह गया, जो बाकी की तुलना में बहुत बड़ा था। उसकी आंखें विशाल द्वीप पर टिकी हुई थीं। जैसे जैसे वह टोकन को उसकी ओर बढ़ाती गई, उसका ध्यान तेज होता गया। जिस क्षण टोकन ने द्वीप की छवि के साथ संपर्क बनाया, उसके पैरों के नीचे की वेदी प्रकाश से स्पंदित होने लगी, और स्थानिक ऊर्जा की लहरें बाहर की ओर फैल गईं, जिससे उसके चारों ओर का स्थान विकृत हो गया। ड्रैगन द्वीप, मैं आ रही हूं, अनास्तासिया ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, और छोटे समुद्री द्वीप से गायब हो गई। ऐसा लगता है कि मुझे अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इवान ने मन ही मन बुदबुदाया और मोर जारक को वहीं रुकने को कहा, फिर मुड़कर उस क्षेत्र से बाहर निकल गया। उसने बैरियर के चारों ओर चक्कर लगाया और कुछ ही मिनटों में एक ऐसा खंड पाया जहां कोई एल्ड्रिच भयावहता नजर नहीं आ रही थी। सावधानी से आगे बढ़ते हुए वह बैरियर तक गया और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया। उसका मुक्का सीधे सतह पर लगा, लेकिन बैरियर को चकनाचूर करने के बजाय बैरियर पानी की तरह लहराया, जिससे बल तुरंत बिखर गया। ये बैरियर वाकई कुछ और ही है, इवान ने बुदबुदाया, सतह को फिर से शांत होते हुए देखा। उसके हाथ में काली और सुनहरी रोशनी की एक चमक दिखाई दी, और विनाशकारी ऊर्जा की एक लहर उसके हाथ में फैल गई, क्योंकि विनाश का हलबर्ड उसके हाथ में आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के इवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी पूरी ताकत से हलबर्ड को बैरियर पर घुमाया। धमाका, एक दबी हुई धमाकेदार आवाज आसपास के इलाके में गूंज उठी, और इस झटके से बैरियर हिंसक रूप से हिल गया। लेकिन उतनी ही तेजी से लहरें बाहर की ओर फैल गईं और बैरियर अपनी अविचलित अवस्था में वापस आ गया। ये देखकर इवान ने अपना सिर हिलाया और विनाश के हलबर्ड को खारिज कर दिया। इस एक वार में उसने प्राइमर्डियल शैडो एनर्जी के 100 पॉइंट इस्तेमाल किए थे, लेकिन इससे बैरियर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। उसके अनुमान के अनुसार बैरियर को पार करने के लिए पर्याप्त बड़ा छेद बनाने के लिए 4 से 5,000 पॉइंट शैडो एनर्जी की आवश्यकता होगी, जो कि लागत के लायक नहीं था। इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसने महसूस किया कि प्रवेश करने के लिए शैडो वॉक का उपयोग करना अधिक कुशल होगा।
ये पुष्टि करने के बाद कि विनाश का हल्बर्ट भी बैरियर को नहीं तोड़ सकता, इवान ने किसी भी कमजोर बिंदु या छिपे हुए प्रवेश द्वार की तलाश में इसकी परिधि का चक्कर लगाना फिर से शुरू कर दिया। लेकिन 3 लंबे घंटों के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है कि अंदर जाने का एकमात्र रास्ता शैडो वॉक है, इवान ने धीमी आवाज में कहा और आह भरी। उसने अपनी खोज छोड़ दी और अपना ध्यान वापस उन हजारों एल्ड्रिच भयावहों पर केंद्रित कर दिया जो अभी भी बैरियर पर हमला कर रहे थे, बेचैनी से उस पर हमला कर रहे थे। अपनी अगली चाल के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। चूंकि मैं शैडो वॉक का उपयोग करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे एक ट्रम्प कार्ड तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि अगर मैं अंदर घुसने के बाद कुछ गलत हो जाए तो मैं उसे बचा सकूं, उसने चुपचाप खुद से कहा और विनाश का हल्बर्ट उसके हाथ में फिर से प्रकट हुआ। हाथ में हल्बर्ट को देखते हुए इवान ने एक गहरी सांस ली। उसकी निगाहें लगातार बाधा पर हमला करने वाले एल्ड्रिच हॉरर्स के झुंड की ओर मुड़ गईं। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को बढ़ाया, सब कुछ सटीकता से स्कैन किया और उसे रैंक 2 और रैंक 3 के भयावह स्थानों को इंगित करने में अधिक समय नहीं लगा। अपने स्तर के अन्य लोगों की तुलना में उसकी आत्मा कहीं अधिक शक्तिशाली होने के कारण उनकी स्थिति की पहचान करना आसान था। NOWELL-BE-IN.C अपने लक्ष्यों पर ताला लगाने के बाद इवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और दृष्टि से ओझल हो गया। लगभग तुरंत युद्ध की आवाजें पूरे देश में गूंज उठी। उसके बाद एल्ड्रिच हॉरर्स की पीड़ा भरी चीखें सुनाई दीं। समय बीतने के साथ युद्ध जारी रहा और जल्द ही 10 घंटे बीत गए गुजर चुका था। इवान बैरियर से दूर फिर से प्रकट हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांस फूल रही थी। उसने अपने हाथ में हेल्बर्ट को देखा। उसकी विनाशकारी शक्ति अभी भी उसकी मुट्ठी में गुनगुना रही थी और उसकी आंखें संतुष्टि से चमक रही थीं। एलोरा, क्या ये पर्याप्त है? उसने धीरे से पूछा, उसकी आवाज में थकान थी। हाँ पिताजी, ये पर्याप्त से अधिक है, एलोरा की उत्साहित आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, जिससे इवान ने राहत की सांस ली। उसने अपनी नज़र वापस दूर के बैरियर की ओर घुमाई और देखा कि उस पर हमला करने वाले एल्ड्रिच हॉरर्स की संख्या में काफ़ी कमी आई है। केवल रैंक 4 चीख रहे थे, कुछ अधिक शक्तिशाली रैंक 3 हॉरर्स और कुछ निम्न स्तरीय रैंक 1 हॉरर्स बचे थे, जो बैरियर को तोड़ने की बेताब कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य हॉरर्स गायब हो गए। इवान ने यह नज़ारा देखकर अपना सिर हिलाया। वह देख सकता था कि उसके पहले के प्रयासों ने भीड़ पर कितना असर डाला था, और हालांकि उसने बैरियर के आसपास के क्षेत्रों में से एक को साफ कर दिया था, लेकिन झुंड का सबसे बुरा हिस्सा खत्म हो गया था। मैं अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के बाद चुपके से अंदर जाऊंगा, इवान ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से कहा। लगभग 4 घंटे बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तरोताज़ा महसूस करते हुए। उसका एक बार पीला पड़ चुका चेहरा फिर से अपना सामान्य रंग पा चुका था और उसके शरीर की थकान गायब हो चुकी थी। अब अंदर जाने का समय हो गया है, उसने खड़े होकर थोड़ा खिंचाव महसूस करते हुए कहा। उसने दूर स्थित अवरोध पर एक आखिरी नज़र डाली और आगे बढ़ने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाने वाला था, अचानक एक अकल्पनीय आभा पूरे क्षेत्र में उतर आई, जो दसियों हजार किलोमीटर तक फैली हुई थी। दबाव तत्काल था और इसका बल भयानक था। धमाका, धमाका, धमाका। एक एक करके अवरोध पर हमला करने वाले एल्ड्रिच हॉरर्स को जमीन पर ऐसे कुचल दिया गया जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें नीचे पटक दिया हो। इवान ने भी अपने ऊपर दबाव महसूस किया। उसकी नज़र आभा के स्रोत पर गई, जहां उसने एक देखा बाधा का एक हिस्सा हिल रहा था और एक आकृति, जो कच्ची शक्ति में लिपटी हुई थी, भीतर से उभर रही थी। अध्याय 1160 पहला आमने सामने मुठभेड़ भाग 2। इवान तब दंग रह गया जब उसने हजारों किलोमीटर के दायरे में सभी एल्ड्रिच हॉरर्स को देखा, चाहे रैंक 1 हो या रैंक 4, अचानक एक ही समय में जमीन पर गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने उन पर दबाव डाला हो, और जब जीव धरती से टकराए तो धूल के बड़े बड़े बादल लगातार उठते रहे। यह आभा, इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उस भारी ताकत को महसूस करते हुए जिसने एल्ड्रिच हॉरर्स को कुचल दिया। उसके विचार तेजी से आगे बढ़े और तुरंत सम्राट वेलगोथ की छवि उसके दिमाग में आई। उसने अपना सिर घुमाया, उसकी नज़र आभा के स्रोत पर गई और उसने देखा कि बाधा उस जगह पर हिल रही थी जहां रैंक 4 हॉरर हमला कर रहा था, और अगले ही पल बाधा से एक भारी आकृति उभरी। वह आकृति 3 मीटर लंबी थी, उसकी बैंगनी भूरी त्वचा रोशनी में चमक रही थी, और उसका चेहरा एक सामान्य इंसान के आकार से लगभग 3 गुना बड़ा था। उसके कान हाथी के समान मांस के ढेर की तरह नीचे लटक रहे थे, जो उसकी गर्दन तक लटक रहे थे। इवान की आंखें और भी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने सम्राट वेलगोथ की आकृति को बाधा के माध्यम से आगे बढ़ते हुए पहचाना और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। दूर से भी सम्राट की आभा दमनकारी थी। रैंक 3 में प्रवेश करते समय इवान ने जिस प्रेत का सामना किया था, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली। अपने प्रेत की तुलना में असली वेलगोथ पूरी तरह से अलग स्तर पर था। क्या वह मेरे कारण यहाँ आया है? इवान ने सोचा। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। एल्ड्रिच हॉरर्स को एजरागोथ दुनिया पर कुछ नियंत्रण छोड़ने के बावजूद वेलगोथ को उसकी उपस्थिति को महसूस करने में कोई परेशानी नहीं होगी, खासकर जब से इवान खुद को छिपाने का प्रयास भी नहीं कर रहा था।
ठीक है, चूंकि वह यहाँ है इसलिए मुझे उसे खुद ढूंढने की परेशानी से छुटकारा मिल गया, इवान ने धीरे से खुद से कहा। उसकी आंखों में एक हल्की चमक चमक रही थी। जैसे ही सम्राट वेलगोथ बैरियर से बाहर निकला, उसने अपनी कुचलने वाली आभा के नीचे जमीन पर पिन किए गए एल्ड्रिच हॉरस पर नजर डाली। उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी थी, मानो वे जीव उसकी नज़र में सिर्फ कचरा हों। बिना कुछ कहे उसने अपनी आभा का दबाव बढ़ा दिया। तुरंत रैंक 4 हॉरर और मुट्ठी भर मजबूत रैंक 3 वाले को छोड़कर लगभग सभी एल्ड्रिच हॉरर्स मांस के पेस्ट में बदल गए। उनके अवशेष तुरंत दुनिया द्वारा अवशोषित कर लिए गए। फिर वेलगोथ की नज़र कुछ बचे हुए हॉरर्स पर गई और उसके हाथ की एक सरल लहर के साथ अंधेरे की एक धार उन पर बह गई, जिसने रैंक 4 हॉरर और अन्य को धूल में मिला दिया। एक बार भीड़भाड़ वाला युद्ध क्षेत्र अब भयावह रूप से शांत था, जीवन से रहित। एल्ड्रिच हॉरर्स से निपटने के बाद सम्राट वेलगोथ ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी नज़र दूरी को भेद रही थी और उसकी आंखें इवान पर टिकी हुई थीं, जो पूरे दृश्य को देख रहा था, शांत और संयमित बना हुआ था। अपने ऊपर वेलगोथ की नज़र महसूस करते हुए इवान ने अंदर से सिर हिलाया और अब उसे यकीन हो गया था कि वेलगोथ विशेष रूप से उसके लिए आया था। NOWELL-BEACON एक सांस लेते हुए इवान आगे बढ़ा। जिस क्षण वह आगे बढ़ा, ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर की जगह सिकुड़ गई हो, और एक पल में वह सम्राट वेलगोथ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर दिखाई दिया और उनके बीच की दूरी को सहजता से कम कर दिया। इवान को देखते ही वेलगोथ की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी अभिव्यक्ति और अधिक केंद्रित हो गई। उसने एल्ड्रिच हॉरर्स का सफाया करने के बाद अपनी आभा वापस नहीं ली थी। दमनकारी बल अभी भी हवा में भरा हुआ था, इतना भारी कि रैंक 4 हॉरर को भी घुटनों पर ला सकता था। फिर भी यहाँ इवान था, एकमात्र शुरुआती रैंक 3 को रिवॉल्वर, शांति से खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आभा के वजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आश्चर्य की एक झलक वेलगोथ की आंखों में तब आई जब उसे जल्दी से एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। हालांकि ऐसा लगता है कि वह मेरे ठीक सामने खड़ा है, उसका शरीर वास्तव में भौतिक स्थान और शून्य स्थान की सीमा के बीच मंडरा रहा है, वेलगोथ ने सोचा। उसकी नज़र सिकुड़ गई। लेकिन जिस चीज़ ने उसे और भी अधिक आकर्षित किया वह थी इवान के भौतिक शरीर की ताकत। भले ही इवान आभा के प्रभावों को कम करने के लिए शून्य स्थान का उपयोग कर रहा था, फिर भी उसकी आभा एक रैंक 3 रिवॉल्वर के लिए भारी होनी चाहिए थी। फिर भी इवान का शरीर दबाव का विरोध करते हुए दृढ़ रहा। उसका शरीर इतना मजबूत कैसे है? इवान की तन्यकता से हैरान वेलगोथ ने सोचा, इस बात से अनजान कि इवान की सहनशक्ति उसके शासक के अधिकार की बदौलत 8000 अंकों को पार कर गई थी। इसके अलावा उसने रैंक 6 कवच पहना हुआ था, जो उसे लगभग अविनाशी टैंक में बदल देता था, जो अविश्वसनीय मात्रा में मार सहने में सक्षम था। जबकि सम्राट वेलगोथ उसका विश्लेषण करना जारी रखता था, इवान उसके साथ भी ऐसा ही कर रहा था। सतह पर वह शांत और संयमित दिखाई देता था, लेकिन आंतरिक रूप से वह उच्च सतर्कता पर था। दूर से उसने महसूस किया था कि वेलगोथ शक्तिशाली था, लेकिन अब जब वह उससे केवल 100 किलोमीटर दूर खड़ा था तो उसे लगा कि उसने अभी भी इस एल्ड्रिच प्राणी को कम आंका है। वेलगोथ केवल ताकतवर ही नहीं था, वह एक तरह से घातक था जिसे पूरी तरह से समझना मुश्किल था। उसके सामने खड़े होने से ही इवान की सहज प्रवृत्ति ने उसे चेतावनी दी, उसे सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। वह अपने पेट में इसे महसूस कर सकता था, असाधारण उपायों के बिना वेलगोथ का सामना करना लगभग असंभव होगा। मैंने स्पष्ट रूप से रैंक 5 को रिवॉल्वर को कम करके आंका है, इवान ने सोचा। उसकी छाती में जकड़न हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने शरीर और दिमाग को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसकी इंद्रियां अपने चरम पर पहुंच गई थीं, जिससे वह अपने आसपास के हर छोटे से छोटे विवरण को स्पष्टता के साथ देख पा रहा था, और वह खतरे की थोड़ी सी भी झलक में अपनी सबसे मजबूत चाल का उपयोग करने के लिए तैयार था। सम्राट वेलगोथ को व्यक्तिगत रूप से देखने से पहले इवान ने अपने अधिकारियों और सबसे शक्तिशाली कौशल का उपयोग करने से पहले सम्राट की शक्ति का परीक्षण करने की योजना बनाई थी। लेकिन वेलगोथ के शरीर से निकलने वाले भारी दबाव को महसूस करने के बाद उसने जल्दी से अपना सतर्क दृष्टिकोण छोड़ दिया, और अब वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सबसे शक्तिशाली चाल को चलाने के लिए तैयार था। जैसे ही इवान पूरी ताकत से जाने की तैयारी कर रहा था, वेलगोथ की आवाज़ ने तनाव को कम कर दिया। तुम अज़रागोथ दुनिया में क्यों आए? इवान चौंक गया, और जब उसने वेलगोथ को सुना तो वह आश्चर्य से पलकें झपकाने लगा, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह बातचीत शुरू करेगा। जिस क्षण सम्राट वेलगोथ की नज़र उस पर पड़ी, इवान ने तीव्र घृणा महसूस की थी, जैसे कि वेलगोथ ने उसके खिलाफ कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध रखा हो, जैसे कि उसने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी हो। इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे बात करेगा। अपने आश्चर्य के बावजूद इवान ने जल्दी से अपना संयम वापस पाया और शांति से उत्तर दिया, कोई विशेष कारण नहीं है। ईमानदारी से, यहाँ आने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इवान की बात सुनकर सम्राट वेलगोथ ने भौहें चढ़ा लीं। अपनी अपार शक्ति के साथ उसके लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि इवान सच कह रहा था और वह वास्तव में अज़रागोथ दुनिया में भटक गया था, बिना इसके महत्व को जाने।
वेलगोथ के चेहरे पर विचारशील भाव देखकर इवान ने एक गहरी सांस ली और फिर से बोला, चूंकि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है, क्या मैं बदले में एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? इवान की बात सुनकर वेलगोथ अपने विचारों से बाहर आया और एक पल की चुप्पी के बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया। आप क्या जानना चाहते हैं? सम्राट वेलगोथ को सहमत देखकर इवान ने समय बर्बाद नहीं किया और वह प्रश्न बोल दिया जो उनके मिलने के बाद से उसे परेशान कर रहा था। तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी हत्या की मंशा क्यों है? मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे बहुत से सैनिकों को मार डाला है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे मारने की तुम्हारी इच्छा के पीछे कोई और कारण है। इवान के सवाल पर सम्राट वेलगोथ के चेहरे पर उदासी छा गई। तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, इसका तुम्हारे द्वारा मारे गए एल्ड्रिच प्राणियों से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। मैं तुम्हें मारना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं और मैं उन कमीनों को अपनी मर्जी से काम नहीं करने दूंगा।